हेलो बेटे, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने बताया था मैटर के बारे में। आज मैं स्टडी करूँगा, हम सभी स्टडी करेंगे स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर आपको मालूम है कि मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं: सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो इसके बारे में ही हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो, यहाँ पे आप देखोगे स्टेट्स ऑफ मैटर। कह रहा ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर अराउंड यू। आप अपने चारों तरफ अनेक तरह के मैटर को देखो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इसके क्या क्या स्टेट्स हैं। We can see that the matter around us exists in the 3 different states: solid states, liquid states और gaseous states। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो मैटर के जो है वो 3 स्टेट्स होते हैं। सॉलिड स्टेट्स, जो मैटर है वो 3 स्टेट में पाया जा सकता है। पहला सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। तो ये 3 स्टेट होते हैं। उसके बाद कह रहा है दीज स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेस ड्यू टू the variation in the characteristics of the particles of the matter। तो ये जो स्टेट्स हैं मैटर के, जो डिफरेंट स्टेट्स है या वेरियस स्टेट्स हैं, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करता है, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कहने का मतलब, अगर कोई भी मैटर सॉलिड है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स है वो स्ट्रांग होगा। उसी तरह से लिक्विड में जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में जो फोर्स होंगे सॉलिड के अकॉर्डिंग अपेक्षा कम होंगे। उसी तरह से गैस में जो पार्टिकल्स होंगे उसके बीच में जो स्पेस होगा और इनके बीच में जो फोर्स होंगे वो सबसे कम होंगे। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो डिपेंड करता है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पर कि इनके पार्टिकल्स के बीच में किस तरह का फोर्स है। तो हम 1 बाय 1 इसको स्टडी करेंगे। पहला कह रहा है कि द सॉलिड स्टेट्स, इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। जैसे इसमें लिखोगे कि आप, कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। हम कुछ आर्टिकल्स लें, जैसे पेन लिया, बुक लिया, निडल, ए पीस ऑफ वुडन स्टिक, ये सभी हम कलेक्ट कर लें। उसके बाद कह रहा है स्केच द शेप। इन सभी का हम इनको एक स्केच करें, इनके शेप को बना लें नोटबुक पर। और फिर क्या करें, कह रहा है डू ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप। क्या इन सभी का डेफिनिट शेप है? तो हम देखेंगे कि ये पेन, बुक, निडल, ये सभी के डेफिनिट शेप है, इनके शेप बदलते नहीं। तो वो कह रहा है कि डू ऑल दीज हैव द डेफिनिट शेप। डिस्टिंक्ट बाउंड्री एंड द फिक्स्ड वॉल्यूम। क्या इनका बाउंड्रीज अलग अलग है, यानी पेन और बुक को के बाउंड्रीज अलग अलग हैं। कहने का मतलब, अगर आपने पेन रखा और उसके बगल में बुक है तो पेन अलग होता है और बुक अलग होता है, दोनों मिक्स नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि क्या इनके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं, अलग अलग बाउंड्रीज हैं। पेन का बाउंड्रीज अलग है, बुक का बाउंड्रीज अलग है। और इसके वॉल्यूम क्या होंगे, तो फिक्स्ड होंगे, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होंगे। तो ये हम ये देख सकते हैं कि जो ये जो आर्टिकल्स हैं, जैसे हमने जो पेन लिया, बुक लिया और नीडल लिया, इन सब के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो इनका फिक्स्ड शेप होगा, इनके आकार फिक्स होंगे। दूसरा, इनका वॉल्यूम फिक्स होगा और इनके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगे। ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये कह रहा है व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। कह रहा है क्या होगा यदि आप इसको हैमर्ड करें। हैमर्ड माने हथौड़े से पीटें या इसको खींचें या इसको गिरा दें। तो अगर आप इनको
हैमर से पीटेंगे तो क्या होगा, अगर पेन है तो वो टूट सकता है, बुक को अगर हम पीटेंगे तो ये अलग अलग नहीं हो सकते, ठीक है। उसी तरह से वुडन स्टिक है, तो ये सभी जो कह रहा है कि आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं। कह रहा है क्या अगर पेन और बुक एक दूसरे में मिक्स हो सकता है, नहीं होगा। जैसे आप देखते हो लिक्विड में अगर हमने लिक्विड लिया और उसमें अगर चीनी डाल दें तो वो क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं, या सॉइल को मिला सकते हैं। तो कह रहा है क्या बुक और पेन एक दूसरे के साथ मिक्स हो सकते हैं, तो ये मिक्स नहीं हो सकते हैं। तो ये कह रहा है कि आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या एक दूसरे में डिफ्यूज हो सकते हैं। फिर कह रहा है ट्राई द कंप्रेसिंग देम बाय द अप्लाइंग फोर्स, आप इनको कंप्रेस करो फोर्स लगा करके, जैसे पेन को हम कंप्रेस करें, बुक को कंप्रेस करेंगे तो ये क्या कंप्रेस होगा। तो कह रहा आर यू एबल टू कंप्रेस, लिखेंगे नो वी आर नॉट, है ना, एबल टू कंप्रेस देम, इनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने देखा कि जो पेन है, बुक है, निडल है या पीस ऑफ द वुडन स्टिक है, ये सभी जो है कंप्रेसेबल नहीं है, इनके फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं, डेफिनिट शेप होते हैं और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं। ये सभी इस सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब कह रहा ऑल द एबव आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, वही चीज है, ये जितने हमने लिया, बुक लिया, पेन लिया और निडल लिए, ये सभी सॉलिड के ही एग्जाम्पल हैं। अब कह रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, हमने देखा कि इन सभी का एक डेफिनिट शेप है, माने इसके शेप बदल नहीं रहे, आकार बदलते नहीं हैं, इनके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज हैं और फिक्स्ड वॉल्यूम है। दैट इज हैव द नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, और ये कंप्रेसिबल भी नहीं है, इनको कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, यानी हम कह सकते हैं कि ये नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल है। उसके बाद कह रहा है सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, कह रहा अगर आप इनको फोर्स लगाओगे और उनको खींचोगे तो इनके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होगा। कह रहा ये मेंटेन करेंगे, अपने शेप को मेंटेन करके रखेंगे, मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, अगर हम बाहर की ओर फोर्स लगाएं तो ये इनके जो शेप है वो चेंज नहीं होंगे। सॉलिड्स में ब्रेक अंडर द फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, कह रहा है कि अगर हम जैसे सॉलिड लिया हमने पेन को, अगर पेन को हमने क्या हैमर से अगर पीटेंगे तो ये टूट जाएंगे, लेकिन इनका शेप चेंज नहीं होगा। अगर लकड़ी है, लकड़ी को भी अगर हम हैमर से पीटेंगे तो उनका शेप में कोई चेंजिंग नहीं होंगे, ये टूट जाएंगे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, रिजिड है। अगर हम इनको हैमर्ड करें और इनके शेप में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या है, कि इसका मतलब यह है कि ये रिजिड है। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, कह रहा व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग एंड इज इट ए सॉलिड, कह रहा है कि रबड़ के केस में अगर रबड़ ले लें और इसको आप क्या करो, खींचोगे तो क्या इसके शेप में चेंजिंग होंगे, तो चेंजिंग तो होंगे, लेकिन इज इट अ सॉलिड, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि आप रबड़ ले लो, रबड़ बैंड अगर ले लो तो रबड़ को अगर आप खींचोगे तो लंबाई इसकी बढ़ेगी लेकिन मोटाई इसकी कम हो जाएगी। तो क्या हम इसको सॉलिड कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, तो ये तो सॉलिड है ही। क्यों सॉलिड है, इसलिए कि इसके शेप तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जब हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जा रहा है, तो इससे ये सॉलिड कहलाएगा। उसी तरह से फिर कह रहा है कि व्हाट अबाउट शुगर एंड द सॉल्ट व्हेन केप्ट इन द डिफरेंट जार्स दिस टेक द शेप ऑफ द जार, कह रहा सपोज करो कि आप शुगर ले लो और इनको पहले अगर हमने ग्लास में रखा
तो शुगर को अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास के शेप में आ गया। फिर अगर हम इसको किसी कटोरे में रखेंगे तो कटोरे के शेप में आ गया। तो इसके आप देख रहे हो कि इसके शुगर या सॉल्ट के पूरी क्वांटिटी का शेप बदल रहा है। ऐसा नहीं कि एक क्रिस्टल बदल जाए। जैसे शुगर का जो शेप है, एक क्रिस्टल को आप उसमें से लोगे शुगर को, तो उसके आकार सेम के सेम है, लेकिन अगर हम उनको किसी कंटेनर में रखेंगे तो वो पूरा होल शुगर का शेप बदलेगा, लेकिन एक शुगर का शेप नहीं बदलेगा। बहुत सारे शुगर होंगे ना, आप उसमें देखोगे बहुत सारे शुगर होंगे। तो अगर एक शुगर के आकार को देखो, उसमें उसके क्रिस्टल को, एक क्रिस्टल को हमने लिया तो उसका शेप में कोई चेंजिंग नहीं होंगे। तो उस ये भी क्या है, कह रहा है क्या आर दे सॉलिड, लिखेंगे हाँ यस दे आर सॉलिड, ये सॉलिड है। उसके बाद कह रहा है व्हाट अबाउट ए स्पंज, इट इज ए सॉलिड, इट वी आर एबल टू कंप्रेस इट। स्पंज आप देखे होगे तो स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं और इस छेद में एयर भरा होता है। तो जैसे ही हम उसको कंप्रेस करेंगे तो उसके शेप स्पंज के चेंज हो जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि क्या इनके शेप तो चेंज हो जा रहे हैं, तो क्या ये स्पंज जो है वो सॉलिड है या नहीं है। तो कहेंगे कि नहीं सॉलिड है। ये शेप तो इसलिए चेंज होता है क्योंकि इसके अंदर एयर होते हैं, और जैसे ही हम कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर के जो एयर हैं वो बाहर आ जाते हैं, और फिर जैसे ही हम उनको छोड़ते हैं तो फिर ये अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो स्पंज भी सॉलिड है। तो कहा जा रहा है कि भाई ऑल द एबव आर द सॉलिड एज। तो ये सभी जितने भी एग्जाम्पल आपने देखा यहाँ पे, ये सभी सॉलिड है। रबर बैंड भी सॉलिड है क्योंकि इनको खींचने के बाद इसके शेप तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन फिर जब इनको छोड़ देते हैं अपने ओरिजिनल शेप में आते हैं। शुगर और सॉल्ट, अगर एक कोई इंडिविजुअल एक शुगर को या एक सॉल्ट को हम लेंगे तो उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होती है। उसी तरह से अगर हमने स्पंज लिया तो स्पंज का जो आकार है वो क्यों चेंज हो रहा है, इसलिए कि उसके अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, और जब हम इनको कंप्रेस करते हैं तो उसके अंदर जो एयर होता है, छेद के अंदर जो एयर होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही हम इनको फोर्स लगाना बंद कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। तो ये था ये सभी सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद कह रहा है कि ए रबर बैंड चेंजेस द शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम। वही जो मैंने बताया अभी आपको, मैंने बताया कि भाई रबर बैंड है वो उसके शेप क्या है, चेंज हो जा रहे हैं। जब हम फोर्स अप्लाई किए तो उनका आकार तो बदल गया, लेकिन रीगेन द सेम शेप व्हेन व्हेन दे आर, है ना, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। जब फोर्स को हम हटाएंगे तो फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। इफ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स, और हम अगर ज्यादा फोर्स लगाएं तो वो क्या होंगे, टूट जाएंगे। तो यही कारण है कि रबड़ क्या है, वो सॉलिड है। यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई द रबड़ इज अ, एक्सप्लेन व्हाई द रबड़ इज अ सॉलिड। तो इसका रीजन ये आप लिख सकते हो यहाँ से कि बिकॉज इट इज बिकॉज ए रबर बैंड चेंजेस द शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड। उसके शेप में तो चेंजिंग आ रही है, लेकिन जैसे ही हम फोर्स रिमूव्ड करेंगे, हटा लेंगे, तो ये फिर से अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे। और नहीं तो अगर हम ज्यादा फोर्स लगा लें, एक्सेसिव फोर्स अगर हम लगाएं, उस पर अप्लाई करें, तो ये क्या होगा, टूट जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि रबड़ के जो शेप चेंज नहीं हो सकते। उसी तरह से द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और द सॉल्ट क्रिस्टल रिमेन्स द फिक्स्ड। ये भी है, ये भी मैंने समझाया कि जो इंडिविजुअल शुगर या सॉल्ट है उनके शेप में कोई चेंजिंग नहीं होता, वो फिक्स्ड होते हैं, उसके शेप नहीं बदलते हैं। वेदर वी टेक इट इन आवर हैंड, जब
एक शुगर, इंडिविजुअल शुगर को आप ले अपने हाथ में, तो देखोगे कि उसके शेप में कोई चेंजिंग नहीं है। एंड पुट इट इन द प्लेट और इन अ जार। तो इस तरह से क्या पता चला कि जो शुगर है वह भी सॉलिड है। क्यों सॉलिड है? क्योंकि इंडिविजुअल शुगर का शेप चेंज नहीं होता, उनके फिक्स्ड शेप होते हैं। नेक्स्ट बताया गया स्पंज है। तो स्पंज के बारे में भी मैंने बताया कि स्पंज में क्या होते हैं, मिनट होल्स होते हैं और उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें कि एयर होते हैं। व्हेन वी प्रेस इट द jar, the air is expelled out and we are able to compress it। मैंने जैसे ही हम स्पंज को कंप्रेस करते हैं तो उससे जो एयर है वो बाहर निकल जाते हैं, और जब हम फोर्स हटा लेते हैं तो फिर वो जो है वो क्या होता है कि तो इस तरह से जो है वो हम कह सकते हैं कि स्पंज जो है वो भी सॉलिड है। अब हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सॉलिड स्टेट है उसमें किस तरह से जो सॉलिड स्टेट में जो होते हैं कोई आर्टिकल्स हमने लिया, तो हमने ये जाना कि जब सॉलिड स्टेट में क्या होता है, तो सॉलिड स्टेट में उसके वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, उसके डेफिनिट शेप होते हैं, वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होता है, और इस तरह से जो है वो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबल होते हैं, यानी कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। और दूसरा हमने पढ़ा कि वो रिजिड भी होते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सॉलिड स्टेट में आपने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड स्टेट। उसके लिए भी आप देखोगे कि एक एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में आप पढ़ोगे, कह रहा है कलेक्ट द फॉलोइंग, कह रहा वाटर ले लो, कुकिंग ऑयल ले लें, मिल्क, जूस, ए कोल्ड ड्रिंक ले लिया, और कह रहा है कंटेनर्स ऑफ द डिफरेंट शेप एंड पुट ए 50 मिलीलीटर मार्क ऑन दिस कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। कह रहा है आप जो है ये ले लो वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, इनके लिए डिफरेंट जो है वो जार ले लो, है ना, और उसमें 50 मिलीलीटर सभी में हम क्या कर लें, मेजरिंग सिलेंडर से, उस लेबोरेटरी में मिलते हैं मेजरिंग सिलेंडर, उसमें हमने डाल लिया। कह रहा कि व्हाट विल हैव इट दिस लिक्विड आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर। अब कह रहा है कि इनको अब जो है एक इस पर डाल दो, फ्लोर पर अगर डाल दोगे तो क्या होगा, ये सभी जो हैं ये मिल्क हुआ या जूस हुआ या कोल्ड हो गए, ये सभी आप जो है अगर ये किसी कंटेनर में रखा जाता है, तो अगर कंटेनर में रखे गए हैं तो उसके शेप में होंगे, लेकिन जैसे ही हम फर्श पे अगर डाल दें, फ्लोर पे डाल दें, तो वो फैल जाते हैं। तो कह रहा है मेजर द 50 मिलीलीटर ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू द डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन, डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। तो कह रहा है कि 50 मिलीलीटर अगर हमने कोई लिक्विड लिया, उसको अलग अलग अगर कंटेनर में डालेंगे तो क्या उसके वॉल्यूम चेंज होंगे। कह रहा है डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम, लिखेंगे यस द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मान लो अगर हमने एक ग्लास में रखा, फिर अगर प्लेट में रख दें, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी। हाँ, जिस कंटेनर में रख रहे हैं उस लिक्विड को, वो लिक्विड उस कंटेनर के शेप का हो जाए। जैसे हमने ग्लास में रखा तो लिक्विड किस शेप में आ गया, ग्लास के शेप में आ गया। अगर उसको हम कटोरे में रखेंगे तो वो लिक्विड कटोरे के शेप में आ गया। तो लेकिन उसके जो है वॉल्यूम चेंज नहीं होंगे। तो वो कह रहा है कि डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन्स द सेम। तो कह रहा है कि नहीं, जो शेप जो है लिक्विड का शेप होगा डज नॉट रिमेन्स द सेम, उसके शेप चेंज होते जाएंगे। उसमें कह रहा है कि व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर इनटू द अनदर डज इट फ्लो इजिली, लिखना होगा यस। कह रहा है कि अगर आप एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में अगर उसको
डालो तो क्या इजीली फ्लो करेगा? तो फ्लो करेगा इजीली। जैसे आप देखते हो कि मान लो मग लिया, जग लिए, उसमें से पानी हम ग्लास में डालते हैं तो इट कैन बी इजीली फ्लो, यह आसानी से फ्लो करता है। तो ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? लिक्विड का। अब कह रहा है कि वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस तरह से हमने देखा कि लिक्विड के कोई फिक्स्ड शेप नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हमने ग्लास में डाला तो ग्लास के शेप में हो गए, और अगर उसको हम कटोरे में डाला तो कटोरे का शेप हो गया, लेकिन उसके वॉल्यूम फिक्स्ड होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, इसलिए वॉल्यूम क्या होगा? फिक्स्ड होगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वही कह रहा है कि ये उस कंटेनर के शेप को ले लेता है जिस कंटेनर में हम इसको रखते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज द शेप। तो लिक्विड क्या करेगा? फ्लो करेगा और उसके आकार भी बदल जाएंगे। अगर हम ग्लास में रखें तो ग्लास के आकार का हो गया, और अगर उसको हम किसी दूसरे कंटेनर में रखें तो उसके आकार का होगा। सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड द फ्लूइड। ये फ्लूइड है लेकिन रिजिड नहीं है। जैसे सॉलिड क्या होता था? सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो। सॉलिड फ्लो होगा? पेन फ्लो होगा? नहीं होगा। तो पेन क्या है? सॉलिड है, वो रिजिड है, लेकिन फ्लूइड जो है, लिक्विड जो है, वो रिजिड नहीं है। ये क्या है? फ्लूइड है। फ्लूइड क्यों है? इसलिए कि लिक्विड फ्लो कर सकते हैं और ये इसके आकार बदल सकते हैं, इसलिए हम इसको रिजिड नहीं कह सकते। लिक्विड फ्लो कर सकता है, क्यों ये रिजिड नहीं है? उसका अगर क्वेश्चन आ सकता है, लिख सकते हैं व्हाई लिक्विड इज नॉट रिजिड। क्वेश्चन देखो यहां से बन सकता है, इस तरह के आप क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन आप लिखोगे, कह रहा व्हाई लिक्विड लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। उसका आंसर लिखोगे कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड बिकॉज लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज शेप, है ना। लिक्विड्स इसलिए रिजिड नहीं होते हैं क्योंकि ये फ्लो करते हैं और इनके आकार बदलते रहते हैं, और बट कैन इट फ्लूइड, ये फ्लूइड है, रिजिड नहीं है। नेक्स्ट आप पढ़ोगे रिफर टू द एक्टिविटी, इतना। और ये हमने पहले एक्टिविटी पढ़ा था 1.4 और 1.5। आप पीछे जाओगे तो उसमें देखोगे कि पोटासियम पर मैग्नेट लिया था, कुछ क्रिस्टल लिया था, उसके बारे में कह रहा है। एक्टिविटी 1.4 पीछे और देखोगे, और 1.5 को वहां कह रहा है कि वेयर वी सॉ द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। उसमें हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते थे। जैसे कि अगर हमने पोटासियम पर मैग्नेट लिया और लिक्विड में डाला तो क्या होता था? पोटासियम पर मैग्नेट डिजोल्व हो जा रहा था वाटर में। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि वेयर वी सॉ दैट द सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों डिफ्यूज, डिफ्यूज होना मतलब इंटरमिक्सिंग हो जाना, मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाते थे। जैसे इसके पीछे हमने देखा था ना भी कि पोटासियम परमैंगनेट लिया था या इंक लिया। इंक को आप जैसे ही डालोगे पानी में तो पूरा इंक क्या होगा? पूरे पानी में डिजोल्व हो जाएगा, मतलब उस डिफ्यूज हो गया। तो ये डिफ्यूज हो जाते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड दोनों लिक्विड्स में डिफ्यूज हो जाएंगे, मतलब उसमें मिक्स हो जाएंगे। द गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर डिफ्यूज एंड डिजोल्व इन वाटर। और बहुत सारे गैसेस जो हैं, जैसे गैसेज आप देखोगे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? वाटर में डिजोल्व होता है। ये डिजोल्व होता है इसीलिए तो जो एक्वेटिक्स एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले जो एनिमल होते हैं, वो क्या करते हैं? एनिमल ऑक्सीजन लेते हैं और प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो पानी में रहने वाले जो प्लांट्स हैं वो कैसे लेते हैं? तो ये जो गैसेज हैं वो वाटर में डिजोल्व होता है और वहीं से ये लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दिस गैसेज especially oxygen and carbon dioxide are essentially for the survival of the aquatic animals and the plants। ये जो दोनों गैसेज हैं ये एनिमल्स और प्लांट्स के लिए, उसके जीवित रहने के लिए बहुत ही जरूरी है।
और जब ये जरूरी है तो उनको कैसे मिलता है? इसलिए मिलता है क्योंकि ये दोनों गैसेज वाटर में डिसॉल्व होते हैं और यहां से ही वो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स उसको लेते हैं। तो ये आपने समझ में आ गया होगा। ये कह रहा है कि दिस गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are essential for the survival of the aquatic animals and the plants. All living creatures need to breathe for the survival. जितने भी living creatures हैं सभी को सर्वाइव के लिए, जीवित रहने के लिए सांस लेना जरूरी है। The aquatic animals can breathe under the water due to the presence of dissolved oxygen in water. जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं यानी जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो भी सांस लेते हैं। तो सांस कैसे लेते हैं? वो तो ऑक्सीजन चाहिए उनको, एनिमल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहाँ है? वाटर में है, वाटर में डिजॉल्व है तभी तो वो ऑक्सीजन ले पाते हैं और यही कारण है कि वो जीवित रहते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो पानी के अंदर सांस लेते हैं और वो क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? इसलिए कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है, घुला हुआ होता है। Thus we may conclude that the solid, liquid and gases can diffuse into liquid. इसलिए इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैसेज हो, ये सभी लिक्विड में डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज होना माने मिक्स हो जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि सॉलिड क्या है? चीनी है, शुगर है ना जी, शुगर। वो क्या करो, पानी में डाल दो, क्या होगा? डिसॉल्व हो जाएगा। या कोई लिक्विड इंक ले लो, इंक को पानी में डिसॉल्व करो, घुल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा उसके अंदर। उसी तरह से अभी आपने देखा गैसेज हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैसेज क्या है? डिफ्यूज हैं। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाते हैं उस लिक्विड में, मिक्स हैं, इंटरमिक्सिज हैं। तो इस तरह से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो, ये सभी डिफ्यूज हो सकते हैं लिक्विड के अंदर। एंड द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज वी हैव, ठीक है, वी हैव ऑब्जर्व दैट द गैसियस इज द हाई। अच्छा ठीक है, यहां से अब देखो नेक्स्ट हो गया हायर देन द सॉलिड एंड दिस ड्यू टू द फैक्ट। अभी हमने यहां से देखा द लिक्विड हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। कह रहा है कि भी आप देखो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होना, रेट ऑफ डिफ्यूजन मीन्स हो गया मिक्सिंग होना, सॉलिड का लिक्विड में मिल जाना, लिक्विड का लिक्विड में मिक्स हो जाना या गैस का लिक्विड में मिक्स हो जाना, इसी को डिफ्यूजन कहते हैं। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सबसे ज्यादा किसका होगा? गैस का होगा। तो यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है माने डिफ्यूज होना माने मिक्स होने, जो लिक्विड का मिक्स होने का जो रेट है वो सॉलिड से ज्यादा है। मतलब इसका माने ये हो गया, इसका मतलब ये होगा कि लिक्विड जल्द से जल्द सॉलिड की अपेक्षा जल्दी से लिक्विड में डिफ्यूज हो जाते हैं। जिसको कहा गया रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द लिक्विड इज हायर देन द सॉलिड। मतलब सॉलिड की अपेक्षा लिक्विड ज्यादा तेजी से डिसॉल्व हो जाता है या डिफ्यूज हो सकता है। एंड दिस इज ड्यू टू the fact that the liquid state the particles moved freely and have greater space between each others as compared to the particle in the solid state। इसमें ये बताया गया कि इसलिए ये कहा जाएगा कि जो पार्टिकल्स लिक्विड के होते हैं या गैस के होते हैं या सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, तो अगर कहा जाए कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में एक तो स्पेस होता है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं गैस के पार्टिकल, लेकिन लिक्विड के पार्टिकल उससे कम स्पेस होते हैं और उससे कम फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते हैं, इजिली मूव नहीं कर सकते। तो इस तरह से हमने देखा कि जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा तेजी से उसके मूव कर सकते हैं, फ्री मूव कर सकते हैं, इसलिए कि उनके बीच में स्पेस होते हैं। तो आज आपने ये समझा। तो नेक्स्ट वीडियो में
जो हम ये पढ़ेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर की जो गैसियस स्टेट है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।